जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जो घूमते हुए तेज तूफानों और गैसों से बना है। इस बड़े से प्लैनेट के ऊपर इतने घने बादल हैं कि उन बादलों के अंदर देख पाना नामुमकिन है। और यही वजह थी कि साइंटिस्ट हमेशा से ये जानना चाहते थे कि आखिर जुपिटर ने बादलों के पीछे क्या राज छुपा रखा है। और अगर सीधा सीधा बोला जाए तो साइंटिस्ट जुपिटर के अंदर झांक कर देखना चाहते थे। जुपिटर एक खतरनाक ग्रह है और उसके अंदर जाना बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि जुपिटर के ऊपर रेडिएशन का एक ऐसा जाल है जिससे कोई नहीं बच सकता। यानी अगर कोई इंसान जुपिटर पर जाए तो भी वो जुपिटर तक पहुंचेगा ही नहीं। इससे पहले ही वो रेडिएशन इंसान को मौत के घाट उतार देगी। तो इंसान तो जुपिटर पर जाने से रहा, लेकिन ये काम एक स्पेसक्राफ्ट तो कर ही सकता है। तो यही सब सोचकर वैज्ञानिकों ने गैलीलियो नाम के स्पेसक्राफ्ट को डिजाइन किया, जिसे उन्होंने जुपिटर के अंदर उतारने का सोचा। लेकिन जैसे ही स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के अंदर गया तो उसने क्या देखा और उसके साथ फिर क्या हुआ, हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक यही है। तो हमेशा की तरह ये वीडियो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। अगर हमें जुपिटर के अंदर जाने की इस कहानी को अच्छे से समझना है तो हमें इसको शुरू से शुरू करना पड़ेगा। यानी हमें वक्त में पीछे जाकर ये देखना पड़ेगा कि आखिर जुपिटर के अंदर जाने का आइडिया साइंटिस्ट को कैसे आया। तो चलो थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं इस पूरी कहानी को। वैसे तो जुपिटर पर अब तक 9 स्पेसक्राफ्ट भेजे जा चुके हैं, लेकिन ये बात है उस टाइम की जब 2 ट्विन स्पेसक्राफ्ट यानी वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 जुपिटर के पास से फ्लाई बाय करके जाते हैं। जैसे ही ये दोनों स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के पास से गुजरे तो उन्होंने देखा जुपिटर के पास भी अपनी एक रिंग है जो काफी पतली है। और साथ ही साथ उन स्पेसक्राफ्ट्स ने जुपिटर के कुछ नए मूव्स भी देखे। और जब वैज्ञानिकों ने ये सब देखा तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनाया जाए जो पता लगा सके कि आखिर जुपिटर के पास रिंग कहां से आई। और साथ ही साथ वो स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के मून्स को भी अच्छे से स्टडी करे, और खास तौर पर जुपिटर के 4 बड़े मून्स को। जब साइंटिस्ट ये सब सोच ही रहे थे तो उन्हें ये आइडिया आता है कि क्यों ना इसी बहाने वो स्पेसक्राफ्ट के साथ एक प्रोब को भी अटैच कर दे जो कि जुपिटर के अंदर लैंड करे और हमें जुपिटर के अंदर का मंजर दिखा पाए। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखकर साइंटिस्ट एक स्पेशल स्पेसक्राफ्ट को डिजाइन करते हैं और उसके साथ वो एक बड़े से प्रोब को अटैच कर देते हैं। लेकिन अब परेशानी ये थी कि साइंटिस्ट को समझ नहीं आ रहा था कि वो स्पेसक्राफ्ट को क्या नाम दे। तो जॉन आर कसानी नाम के इंजीनियर उस टाइम इस प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे थे। उन्होंने कम्युनिटी में बहुत सारे नाम सजेस्ट किए और वोटिंग कराई गई, और जिस नाम को सबसे ज्यादा वोट मिले वो था गैलीलियो, क्योंकि गैलीलियो वो इंसान थे जिसने सबसे पहले टेलीस्कोप से जुपिटर को देखा और साथ ही साथ उसने जुपिटर के 4 सबसे बड़े मून्स भी देखे। और अगर देखा जाए तो उसको जुपिटर को अच्छे से स्टडी करना था और साथ ही साथ जुपिटर के 4 बड़े मून्स को भी। तो सबको यही लगा कि स्पेसक्राफ्ट के लिए ये नाम परफेक्ट रहेगा और उसके प्रोब का नाम भी गैलीलियो प्रोब रख दिया गया। गैलीलियो पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट था जिसे जुपिटर का ऑर्बिट घूमना था। तो फाइनली गैलीलियो को 18 अक्टूबर 1989 में लॉन्च कर दिया गया, जो जुपिटर पर 7 दिसंबर 1995 में पहुंचा था। यानी स्पेसक्राफ्ट को जुपिटर तक पहुंचने में पूरे 6 साल लग गए थे। और अपने 6 साल के लंबे सफर में गैलीलियो ने बहुत सारी नई चीजों को भी डिस्कवर किया, जैसे कि एस्टेरॉइड। जी हाँ दोस्तों, गैलीलियो पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट बना जिसने एस्टेरॉइड को बहुत पास से देखा था। साल 1991 में गैलीलियो ने पहली बार एक एस्टेरॉइड को बहुत पास से देखा जिसका नाम 951 गैस्प्रा था। और उसके 2 साल बाद यानी 1993 में गैलीलियो एक और एस्टेरॉइड 243 आईडीए के पास से भी फ्लाई किया। और साथ ही साथ उसने ये देखा कि 243 आईडीए के पास अपना एक चांद है। तो ये सब देखने के बाद साइंटिस्ट काफी हैरान हुए, क्योंकि वो पहली बार किसी एस्टेरॉइड का चांद देख रहे थे, वरना तब तक उन्हें यही लगता था कि चांद सिर्फ प्लैनेट्स के पास होते हैं। दोस्तों, गैलीलियो अपने सफर पर ऐसे ही चलता रहा, लेकिन इससे पहले कि वो जुपिटर तक पहुंचता, उसने एक अजीब चीज देखी। जब गैलीलियो एस्टेरॉइड बेल्ट को क्रॉस करके जुपिटर पर पहुंचने वाला था कि उसने देखा बहुत सारे कॉमेट्स जुपिटर की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। यानी इसका मतलब यही था कि वो सब जुपिटर से टकराने वाले हैं। तो जब साइंटिस्ट्स ने ये सब देखा
तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए, क्योंकि ह्यूमन हिस्ट्री में ये पहली बार था कि वो किसी प्लेनेट पर कॉमेट्स के इम्पैक्ट को देखने वाले थे। तो जैसे कि वो एस्टेरॉइड एक लाइन में थे, तो वो एक एक करके जुपिटर से टकराने लगे और फिर लगातार 6 दिनों तक जुपिटर के अंदर वो क्रैश होते रहे। साइंटिस्ट जो ये सब देख रहे थे, उनका ये कहना था कि उस एक इम्पैक्ट की एनर्जी 6 मिलियन टन TNT के बराबर थी, जो कि इतनी ज्यादा है कि अगर हमारी पूरी दुनिया की न्यूक्लियर पावर को भी जमा कर लिया जाए, तब भी वो एनर्जी उस न्यूक्लियर पावर से सैकड़ों गुना ज्यादा थी। और जब वो एस्टेरॉइड जुपिटर से टकरा रहे थे, तो जुपिटर पर बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट हो रहे थे, जिनकी हाइट हजारों किलोमीटर तक ऊपर जा रही थी। तो गैलीलियो पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट बना जिसे ये सब देखने का मौका मिला। खैर, ये सफर ऐसे ही कंटिन्यू रहा। गैलीलियो जुपिटर के और करीब जाता रहा, लेकिन इससे पहले कि गैलीलियो जुपिटर तक पहुंचता, कि उससे पहले ही साइंटिस्ट स्पेसक्राफ्ट से प्रोब को अलग करने के बारे में सोचते हैं, जबकि गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट को जुपिटर तक पहुंचने में 5 महीने और लगते। लेकिन साइंटिस्ट 5 महीने पहले ही गैलीलियो प्रोब को उसके स्पेसक्राफ्ट से अलग कर देते हैं। जहां स्पेसक्राफ्ट को जुपिटर पर दिसंबर में पहुंचना था, वहीं 5 महीने पहले ही यानी जुलाई में ही उससे अलग कर दिया गया, जिसे फिर 50 मिलियन माइल्स का सफर तय करना था और जुपिटर के ऊपर लैंड करना था। ये सब करने के लिए उसके पास सिर्फ एक मौका था। खैर, जैसे ही वो प्रोब अलग होता है, वो जुपिटर की तरफ अपना सफर शुरू कर देता है और सिर्फ 6 घंटे में वो 50 मिलियन माइल्स का डिस्टेंस कवर कर लेता है, क्योंकि जुपिटर की हाई ग्रेविटी उसे इतना जोर से खींच रही थी कि उसकी स्पीड 100,000 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा हो चुकी थी, जो कि अब तक बनाई जाने वाली सभी ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट की स्पीड में सबसे हाईएस्ट स्पीड रिकॉर्ड हुई। इनफैक्ट इस स्पीड का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि अगर कोई प्लेन उस स्पीड से उड़ता है, तो वो दिल्ली से लाहौर सिर्फ 1 सेकंड में पहुंच जाएगा। साथ ही साथ उस प्रोब का टेम्परेचर 8000 डिग्री सेल्सियस हो चुका था, जो कि सूरज के टेम्परेचर से भी काफी ज्यादा है। इनफैक्ट अगर इतनी स्पीड से कोई चीज अर्थ से टकराती, तो अर्थ पर लाइफ बाकी न रहती, क्योंकि जिस एस्टेरॉइड से डायनासोर खत्म हुए थे, उस एस्टेरॉइड की स्पीड इसकी स्पीड से काफी कम थी। खैर, अब टॉपिक पर वापस आते हैं दोस्तों। ये सब 6 घंटे तक चलता रहा और आखिरकार वो प्रोब जुपिटर के एटमॉस्फेयर के अंदर दाखिल हुआ। तो जैसे ही वो जुपिटर के एटमॉस्फेयर के अंदर घुसता है, तो फौरन से एक पैरासूट ओपन हो जाता है, जिससे उस प्रोब की स्पीड, जो कि 100,000 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा थी, वो काफी स्लो हो जाती है और सिर्फ 160 किलोमीटर पर आवर रह जाती है, जिससे वो जुपिटर के अंदर धीरे धीरे उतरने लगता है और यहाँ से जुपिटर को स्टडी करना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही वो प्रोब जुपिटर के अंदर उतरने लगता है, तो उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है और जैसा कि हम जानते हैं, जुपिटर उन्हीं एलिमेंट्स से बना है जिस एलिमेंट से एक स्टार बनता है, यानी हाइड्रोजन और हीलियम। तो जुपिटर के अंदर उतनी गर्मी है जितनी गर्मी एक स्टार के अंदर होती है। तो वो प्रोब जुपिटर के उन घने बादलों के अंदर एक ऐसा एनवायरनमेंट देखता है जैसा आज से पहले किसी भी प्लेनेट पर नहीं देखा गया। वो देखता है कि जुपिटर के अंदर कड़कती हुई बिजली के तेज तूफान है, जहां टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। यानी जुपिटर ऊपर से जितना शांत है, अंदर से उतना ही ज्यादा भयानक है, जो कि एक ऐसी दुनिया है जहां सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर है। वो प्रोब जुपिटर के अंदर पूरे 58 मिनट तक सरवाइव करता है और सिर्फ 160 किलोमीटर नीचे जाने के बाद वो जलना शुरू हो जाता है, क्योंकि उस पॉइंट पर जुपिटर का प्रेशर और हीट इतनी बढ़ जाती है कि वो उस प्रोब को जलाकर राख कर देती है। तो फिर वो प्रोब गायब हो जाता है और हमें जुपिटर के और अंदर नहीं दिखा पाता, जिसकी वजह से जुपिटर के बहुत सारे राज हमारी पहुंच से बहुत दूर रह जाते हैं। खैर, ये तो हो गई प्रोब की स्टोरी, जो कि अब हमेशा के लिए जुपिटर का एक पार्ट बनकर रह गया। अब बचा गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट। तो वो 5 महीने बाद जुपिटर के ऑर्बिट में पहुंच जाता है और जुपिटर के 4 बड़े मून्स को स्टडी करने लगता है। तो जैसे ही वो मून्स को स्टडी करता है, तो उसे कुछ अजीब दिखता है। किसी मून पर उसे खौलते हुए लावे की चट्टानें दिखाई देती हैं और किसी पर बर्फ के नीचे छुपे हुए समंदर। तो जुपिटर के मून पर आखिर क्या राज छिपे हैं, ये सब हम जानेंगे जुपिटर के किसी अगले वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।